इस चैनल पर मैं आपके लिए पूरा 12th क्लास का सिलेबस पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री दोनों सब्जेक्ट्स का कवर करने वाला हूँ, जो आपके आने वाले ईयर यानी नेक्स्ट ईयर के बोर्ड एग्जाम्स में बहुत काम आएगा। तो आप पूरी की पूरी प्ले लिस्ट हमारे चैनल पे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो 11th क्लास हो चाहे वो 12th क्लास हो, पॉल, हिस्ट्री, इको, सबके सिलेबस आने वाले हैं और अकाउंट्स तक के सिलेबस चलेंगे हमारे चैनल पे। तो आप इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करना। तो आज मैं आपको अपना टॉपिक बताता हूँ, जो हमारा पहला चैप्टर है जिसे पॉल साइंस की बुक से कट कर दिया गया, शीत युद्ध का दौर। मेरे हिसाब से जब तक हम शीत युद्ध को नहीं समझेंगे ना, जब तक हम ये नहीं समझेंगे कोल्ड वॉर क्या था, शीत युद्ध क्या था, तब तक हम पूरी बुक को कवर नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो दोनों बुक्स है ना, पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास में 2 बुक लगने वाली हैं, ठीक है। जो पहली बुक है और जो दूसरी बुक है, सबके चैप्टर्स एक दूसरे से रिलेटेड है। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर पहले पे डिपेंड है, तीसरा चैप्टर दूसरे पे डिपेंड है, चौथा चैप्टर तीसरे पे डिपेंड है, समझे? ऐसे एक दूसरे पूरे तरीके से सबके सब चैप्टर रिलेट करते हैं, इसलिए पहला चैप्टर समझना जरूरी है, ताकि यदि हम डायरेक्ट पढ़ते हैं कि सोवियत संघ, तो हमें यही नहीं पता लगेगा कि आखिरकार शीत युद्ध क्या था, सोवियत संघ था क्या, हम क्या करना चाहते हैं सोवियत संघ। ये तो हम समझ लेंगे यहाँ सोवियत संघ क्यों टूटा, लेकिन ये नहीं समझ पाएंगे कि सोवियत संघ बना कब, कैसे सोवियत संघ अस्तित्व में आया। तो समझे आप मेरी बात? तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड में लेके जाता हूँ विश्व युद्ध पर। द्वितीय विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक चला था? 1939 टू 1945। जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है, तो दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होने पर, दूसरे विश्व युद्ध के खत्म होते ही सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? बहुत बड़ा इशू पैदा हो जाता है। क्या? कि सब देशों की अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो चुकी है, चाहे वो बड़े से बड़ा देश हो, ब्रिटेन हो गया, जापान हो गया, सब देश तहस नहस हो चुके हैं। जापान पे तो 2 परमाणु अटैक भी हुए थे। तो इस जगह से 2 बंदे निकलकर सामने आते हैं जिनकी अर्थव्यवस्था अभी भी बची रहती है। वो कौन से होते हैं? अमेरिका, जिसे यूएसए कहा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और सेकंड आता है सोवियत संघ। अब इस दुनिया में सोवियत संघ का कोई अस्तित्व नहीं है, वो बताऊंगा कि कैसे खत्म हुआ। इसे यूएसएसआर कहते थे। ये 15 देशों को मिलाकर बना हुआ एक देश था। तो अब ये 2 देश सामने आए। अब क्या हुआ? मान लो तुम्हारी क्लास का रिजल्ट आया, तुम्हारे 11th का रिजल्ट आया। अब 11th में एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हारी क्लास में 50 बच्चे थे, 50 में से 48 बच्चे, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, 50 में से 20 बच्चे फेल हो गए, 10 बच्चे प्रमोट किए गए, कितने हो गए? 30, और 18 बच्चे ऐसे थे जो एवरेज पर रह गए। एवरेज पर रहने का मतलब क्या है? कि 60 to 70%। लेकिन 2 बच्चे ऐसे निकले जो 90, 95, 92 ऐसे चल रहे थे। अब 12th में क्या होगा? इन दोनों के मन में आ जाएगा कि भैया ना 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 ना, इस बार मैं ना छोड़ूं, इस बार तो मैं इसे पीछे करके रहूंगा। तो दोनों में एक टकरार पैदा हो जाएगी। टकरार पैदा होने का मतलब है एक दूसरे को मारेंगे नहीं, यानी एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे, लेकिन मन ही मन में उनमें आपस में घृणा पैदा हो जाएगी, आपस में लड़ाई, समझ लो यही कुछ, कि आपस में थोड़ा 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 मन मुटाव हो जाएगा। ऐसा ही कुछ मन मुटाव हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, लेकिन इनके बीच नंबर्स को लेकर नहीं हुआ, इनके विचारधाराओं को लेकर हुआ। दोनों के दोनों अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते थे। अब मैं बताता हूँ विचारधारा। विचारधारा क्या होती है? आइडियोलॉजी। अब देखो, कभी भी युद्ध होता है ना, कभी भी लड़ाई होती है। अब आपके कई दोस्त होंगे, कई दुश्मन होंगे क्लास में। अब आपके दोस्त क्यों बनते हैं? क्योंकि उनकी विचारधारा आपसे मिलती है। दैट्स मीन आप पढ़ने वाले हो तो वो भी पढ़ने वाला है, आप अगर गाली देते हो तो वो भी गाली देने वाला है। तो सबके दोस्त अपने अपने सेपरेट होते हैं। तुमने देखा होगा जो बैक बेंचर्स होते हैं उनके सारे दोस्त बैक बेंचर्स ही होते हैं, और वो आपस में मस्ती करते हैं, पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है ना। लेकिन जो एक बच्चा पढ़ने वाला है उसके सारे दोस्त पढ़ने वाले ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनकी आपस में विचारधाराएं मिलेंगी। वो कहेगा कि पढ़ना है तो दूसरा भी कहेगा पढ़ना है। लेकिन अगर वही दूसरी जगह हम लड़ने वाले बच्चों की बात करें, तो एक कहेगा लड़ना है तो दूसरा भी कहेगा हाँ जी हाँ मुझे लड़ना है। तो अगर हमारी विचारधाराएं मिलती हैं तो हम दोस्त बनते हैं, लेकिन विचारधाराएं नहीं मिलती तो हम दुश्मन बनते हैं। तो ऐसा ही कुछ हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। इसकी विचारधारा थी पूंजीवाद। क्या थी? पूंजीवाद। और इसकी विचारधारा थी समाजवाद।
अच्छा, मैं सबसे पहले स्टेप्स बताऊं कि पूंजीवाद और समाजवाद क्या होता है। पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा है जिसके समर्थकों का मानना है कि संसाधनों पर पूर्ण रूप से निजी स्वामित्व होना चाहिए, यानी हर एक संसाधन पर अपना अपना प्राइवेट हक होना चाहिए। जो बंदा ज्यादा कैपेबल है वो ज्यादा संसाधनों को कवर कर ले, और जो कम कैपेबल है वो कम संसाधनों पर सीमित रह जाए। ये मानना है पूंजीवादी का। लेकिन समाजवाद का क्या मानना है? समाजवाद एक अलग आइडियोलॉजी है। समाजवादियों का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समाजवादियों का मानना है कि हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैपेबिलिटी रखता हो या ना रखता हो, उसे उसके यूज के लिए उतने संसाधन मिल जाने चाहिए जितनी उसकी जरूरत है। और अगर कोई व्यक्ति कितनी भी कैपेबिलिटी रखता है लेकिन उसे उसकी जरूरत से ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा और बैकग्राउंड पे जाता हूं। मैं चाहता हूं एक बहुत बड़े विचारक कार्ल मार्क्स पर। किस पर? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जी ने बात कही है 5 फॉर्म्स की, शोषण की बात बताई है। वो कैसे समाजवाद की संकल्पना करते हैं तो वो मैं आपको समझाता हूँ, या फिर पूंजीवाद कहाँ से शब्द है ना। तो जब कार्ल मार्क्स आते हैं, कार्ल मार्क्स ने 5 स्टेट में बांटा। कितने? 5 स्टेट। पहला स्टेट कहाँ से आया? पहला स्टेट आता है हमारा यहाँ पे प्राचीन युग, या जिसे मैं बोलूं जंगल वाली लाइफ। जंगल वाली लाइफ का मतलब क्या है? जंगल में क्या होता था, जितने संसाधन जिस व्यक्ति को चाहिए होते थे उतने संसाधन वो ले लेता था और बाकी को छोड़ देता था, है ना। तो काफी अच्छी लाइफ थी, यानी कैपेबिलिटी का कोई रोल नहीं था। जितना जैसे चाहिए वो यूज करेगा, उससे एक्स्ट्रा वो इकट्ठा नहीं करेगा। फिर सेकंड स्टेज पे आ गया, इधर क्या आएगा सेकंड स्टेज पे? दास। दास युग का मतलब क्या था? दास युग में 2 ग्रुप सामने आ गए, 2 वर्ग सामने आ गए। एक तो मालिक और दूसरा दास। मालिक और दास के सामने आने से क्या हुआ? मालिक का क्या था? मालिक अब शोषण करने लग गया। किसका? दास का। दास से बंधुआ मजदूरी कराई गई, उसे दास प्रजनन पे मजबूर किया गया। क्यों? क्योंकि वो उसका शोषण कर रहा था। यानी अब 2 वर्ग सामने आने शुरू हो गए। इसी से अगले स्टेज की उन्होंने बात कर दी, सामंतवादी व्यवस्था। किसकी? सामंतवादी। सामंतवाद में क्या हुआ? जमींदार और किसान। जमींदार और किसान का मतलब क्या था? यहाँ पे रोल क्या था? जमींदार और किसान का रोल यहाँ पे था कि जमींदार अब शोषण कर रहे थे। किसका? किसानों का। बहुत ही बढ़िया चीज कही है। कैसे? कि जमींदार जो थे, बड़े बड़े जमींदार थे, उन्होंने बहुत सारी जमीन इकट्ठी कर ली और अपने से छोटे लोगों को, अपने से जिनमें मतलब जमीनें नहीं थी, उन किसानों को बहुत ज्यादा शोषण करना शुरू किया, उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करना शुरू कर दिए। ये सेकंड फॉर्म बताई उन्होंने, किसकी? शोषण की। थर्ड स्टेप उन्होंने बताया पूंजीवाद और समाजवाद, जो आज के टाइम पर चल रहा है। आज के टाइम पर क्या चल रहा है? पूंजीवाद और समाजवाद। अच्छा, जो पूंजीवाद और समाजवाद है ना, कार्ल मार्क्स जी ने माना है कि ये शोषण का सबसे खतरनाक रूप है। अच्छा, कैसे ये शोषण का खतरनाक रूप है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आज के टाइम पे ना हमारा शोषण भी हो जाता है और हमें पता भी नहीं लगता। कहोगे क्या मजाक कर रहे हो सर, कहाँ से शोषण हो गया हमारा? अब मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। आप सरकार के पास गए, सरकार से आपने डिमांड की कि साहब हमें नौकरी चाहिए, लेकिन सरकार ने क्या कहा? भैया नौकरी तो नहीं है लेकिन तुम 2 रुपए किलो गेहूं ले लो। तुम खुश? अरे भैया सरकार हमें खाने पीने के लिए दे रही है, 2 रुपए गेहूं दे रही है, 2 रुपए किलो। अब लॉकडाउन में क्या हुआ? फ्री में अनाज बांट दिया, फ्री में गेहूं दे दिया, तुम सब सेटिस्फाइड हो गए। लेकिन ये नहीं दिखा तुम्हें कि सरकार ने कितना शोषण कर लिया उसके माध्यम से। अब एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। वो क्या है कि जैसे मान लो आप बहुत बड़ी फैक्ट्री में काम, आप बहुत बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी एमएनसी में काम कर रहे हो। जब आप एमएनसी में काम कर रहे हो तो आपके साथ क्या हुआ कि आपने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जिससे कंपनी को फायदा हो रहा था। कितना? 100 करोड़ का। अब कंपनी को उस सॉफ्टवेयर से 100 करोड़ का फायदा हुआ। अब कंपनी का जो बॉस था, कंपनी के बॉस ने क्या किया? 10 लाख की तुम्हें ट्रिप दे दी, जाओ स्विट्जरलैंड घूम के आओ, मेरी साइड से फ्री है। तुम, अरे भैया हमारा बॉस तो बहुत बढ़िया है, इतनी दूर दूर घूमने भेजता है। अरे यार तुम्हें नहीं समझ आया कि उसने तुम्हें बिल्कुल पागल बना दिया है। 100 करोड़ में से 90 लाख ले गया और 10 लाख की तुम्हें ट्रिप दे दी। दैट्स मीन तुम्हें पता भी नहीं लगा और तुम्हारा शोषण भी हो गया। ये रूप बताया किसने? कार्ल मार्क्स ने। उससे अगला स्टेप उन्होंने बताया कि एक टाइम आएगा
जब पूरे मजदूर संघ परेशान हो जाएगा और किस चीज की कल्पना कर देंगे, किस चीज की मतलब स्थापना कर देंगे हम, समाजवाद की। यानी पूरा मजदूर वर्ग क्रांति करेगा और एक समाजवाद की स्थापना होगी। उन्होंने बात की है कि पूंजीवाद एक टाइम पे इस हद तक शोषण करने लग गया कि मजदूर बिल्कुल परेशान हो जाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये समझ आया होगा कि समाजवाद विचारधारा कहाँ से है और पूंजीवाद का मतलब क्या है और पूंजीवाद किस तरीके से शोषण कर रहा है और समाजवाद किस तरीके से शोषण से बचाने की कोशिश कर रहा है। अब हर एक के नजरिए में अलग अलग विचारधाराएं ठीक होंगी, है ना। तो कार्ल मार्क्स जी का तो मानना था कि हमें फिर उस युग में जाना है जब सब पे इक्वल संसाधन हो और जितनी यूज के लिए हो उतना यूज वो कर सके। तो इसी चीज को लेकर अब मैं यहाँ पे आया हूँ दोबारा से अपना अमेरिका और अपना यूएसएसआर यानी सोवियत संघ, ये समाजवाद और पूंजीवाद। तो पूंजीवाद का मतलब समझ आया होगा। पूंजीवाद का मतलब क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें ज्यादा से ज्यादा संसाधनों पर क्या होगा, निजी स्वामित्व होगा। और समाजवाद का मतलब क्या है, एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सभी संसाधनों पर सरकार का स्वामित्व होगा। अगर सरकार स्वामित्व रखती है तो सरकार के स्वामित्व रखने से काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। वो बेनिफिट क्या है, वो बेनिफिट ये है कि हर किसी को रोजगार मिलेगा, हर किसी को फायदा मिलेगा। अच्छा चलो अब मैं बात करता हूँ कि ये सोवियत संघ आया कहाँ से। अमेरिका की भी बात कर लेते हैं पहले। अमेरिका भी एक टाइम पे अंग्रेजों का गुलाम था। 1776 के आसपास अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ और अमेरिका आज़ाद हो गया। तो उसने तो पहले बंद अर्थव्यवस्था को ही अपनाया था, है ना। तो मेनली हमें समझना है कि सोवियत संघ कहाँ से आया। तो सोवियत संघ में ना पहले एक था शासक जार। कौन थे, शासक जार। शासक जार के टाइम पे बहुत ज़्यादा शोषण होता था, बहुत ज़्यादा जनता को परेशान किया जाता था। तो वहाँ की जनता ने क्या किया, उसके खिलाफ क्रांति कर दी। कब, 1917 में क्रांति की शुरुआत हो गई। अच्छा मेनली ना बच्चे कई बार फंस जाते हैं कि 1917 में क्रांति की शुरू हुई तो ज़्यादातर लोग ये बता देते हैं कि 1917 से ही सोवियत संघ आ गया। जी ऐसा नहीं है। ऐसे तो हमारे भारत की आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हो गई थी, लेकिन भारत आज़ाद कब हुआ, 1947 में। समझ रहे हो क्या गैप आया। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ कि शासक जार के खिलाफ क्रांति तो शुरू हो गई थी 1917 में, लेकिन उस टाइम पे 1917 में बिल्कुल जार से मुक्ति नहीं मिली। उसमें कुछ क्रांतियां हुई, इनमें एक फरवरी क्रांति थी जिसे शासक जार ने बड़ी आसानी से कुचल दिया। फिर उसी के बाद बहुत तैयारी के साथ एक और क्रांति की जिसे अक्टूबर क्रांति कहा गया। क्या कहा गया, अक्टूबर क्रांति। अक्टूबर क्रांति ने पूरे तरीके से जार के शासन को उखाड़ फेंका और 1922 में जाके, कब, 1922 में जाके सोवियत संघ की स्थापना हो गई। और सोवियत संघ एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया जो काफी ज्यादा धीरे धीरे डेवलप हो रही थी। वो मैं आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा। अब इससे पहले आपको ये समझ आ गया होगा कि अमेरिका कहाँ से आया, सोवियत संघ कहाँ से आया, अब इनकी विचारधाराएं कहाँ से आई, इनकी विचारधाराएं क्या थी, ये सब क्लियर हो गया होगा। अब मैं आता हूँ मेन शीत युद्ध पे। शीत युद्ध शब्द का मतलब क्या होता है, शीत मतलब ठंडा, युद्ध मतलब लड़ाई। दैट्स मीन एक ठंडी लड़ाई। ठंडी लड़ाई का मतलब क्या है, मैंने क्या बताया कि अब आपके दोस्त के साथ विचारधारा नहीं मिल रही। मान लो आप पढ़ने वाले हो, आपका दोस्त, आपका मतलब जो भी है दोस्त का सहपाठी, एक तरीके से क्लास का मेंबर, वो लड़ने वाला है। इसका मतलब ये थोड़ी आप जाके उसे मारने लग जाओगे डायरेक्ट। एक मन मुटाव रहेगा ना बस, ये तो नहीं होगा कि हाँ भाई मार पीटी हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, एक मन मुटाव बना रहा, लेकिन दोनों शक्तियों ने, दोनों ही महाशक्तियों ने कहीं भी परमाणु बम का या रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं होने दिया। क्यों, क्योंकि दोनों को पता था। अब मान लो आप और आपका दोस्त है, आपके दोस्त पे 10 पत्थर है, आप पे 10 पत्थर है। अब आप एक पत्थर मारोगे तो एक पत्थर वो मारेगा, दूसरा आप मारोगे दूसरा वो भी मारेगा, यानी 10 के 10 आप मारोगे तो 10 के 10 वो भी मारेगा। इससे नुकसान किसका होगा, दोनों का, फायदा तो एक का भी नहीं है ना। तो इसी सिचुएशन में अपरोध शब्द आ गया। अपरोध का मतलब क्या होता है कि दोनों पे हथियार बराबर है तो ना युद्ध तुम करो ना हम करेंगे। इस वजह से शीत युद्ध एक बड़ा रूप नहीं ले पाया। अब इसमें से मैं ज्यादा कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान नहीं दूंगा, क्यों, क्योंकि आपका ये चैप्टर कट है। तो मैं ऊपर ऊपर से कुछ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। उन्हीं में एक मेन कॉन्सेप्ट है क्यूबा मिसाइल संकट। क्या है, क्यूबा मिसाइल संकट। अगर आज से 2 साल पहले बात करते हैं ना तो ये कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 नंबर हुआ करते थे, 100% आता था ये पेपर में 4 नंबर का। तो अब तो एक कॉन्सेप्ट है जिसे समझना आपके लिए जरूरी है, ताकि आप कॉलेज लाइफ में भी आगे आएगा, हर एक जगह पे आएगा काम आपके। तो क्यूबा मिसाइल संकट को मैं समझाऊं तो डायग्राम बना रहा हूँ, हंसना मत। ये हो गया अमेरिका,
ये हो गया सोवियत संघ, ये हो गया छोटा सा क्यूबा। क्यूबा एक द्वीपीय देश था जो किससे टच था, अमेरिका से। इसकी विचारधारा क्या है, समाजवाद। इसकी विचारधारा क्या है, पूंजीवाद। और इसकी विचारधारा भी क्या थी, समाजवाद। उस टाइम पे सोवियत संघ को, यूएसएसआर हो गया, ये यूएसए हो गया, ये क्यूबा हो गया। तो सोवियत संघ को क्या डर सता रहा था, सोवियत संघ को डर लगता था कि अमेरिका क्यूबा पर अटैक करेगा और वहां पे समाजवाद को हटाकर, अच्छा उस टाइम पे मैं तीनों के राष्ट्रपति का भी नाम आपको बता देता हूँ। जो अमेरिका था, अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम था उस टाइम पे जॉन एफ कैनेडी। क्या था, जॉन एफ कैनेडी। और उस टाइम पे जो अपना क्यूबा था उसके राष्ट्रपति का नाम था फिदेल कास्त्रो। क्या था, फिदेल कास्त्रो। और उस टाइम पे जो यूएसएसआर था उसके का नाम था निकिता क्रुश्चेव। अब निकिता क्रुश्चेव को यह डर सताने लगा कि जॉन एफ कैनेडी, या मैं कहूँ अमेरिका के राष्ट्रपति, या अमेरिका शब्द यूज करूँ उसके लिए, वो क्यूबा पर अटैक करेगा और क्या करेगा, वहाँ पे समाजवाद की जगह क्या कायम कर देगा, पूंजीवाद। तो इस डर को लेकर उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अपनी मिसाइलें तैनात कर दी। कहाँ पर, इसे बनाया अपना बॉर्डर और यहाँ पर तैनात कर दी मिसाइलें। अब पहली बार ऐसा चांस था जब अमेरिका किसी देश के लगभग पूरे निशाने पर था। यानी अगर सोवियत संघ अटैक करता तो अमेरिका का बहुत सारा हिस्सा डैमेज हो जाता। तो इस चीज की खबर जॉन एफ कैनेडी को, यानी अमेरिका के राष्ट्रपति को, लगभग 3 हफ्ते बाद पता लगती है कि भैया ये तो इतनी बड़ी खिचड़ी पक गई, हमें तो पता ही नहीं था। तो इस सिचुएशन को लेकर जॉन एफ कैनेडी या अमेरिका के राष्ट्रपति क्या कहते हैं जाओ बेटा अपने भी जंगी बेड़े खोल लो। जैसे ही जंगी बेड़े खोलते हैं, तो मैंने पहले बताया ना कि एक अप्रोच चल रहा है, दोनों ही लड़ना नहीं चाहते। तो जैसे ही जंगी बेड़े खुले तो सोवियत संघ ने अपनी जो मिसाइलें थी वो थोड़ी पीछे कर ली, जिससे कि पूरी दुनिया को लग रहा था इस टाइम पे कि भैया परमाणु युद्ध होकर रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वो मुसीबत बिल्कुल टल गई और युद्ध आगे नहीं बढ़ा। क्लियर, क्यूबा मिसाइल संकट। अब मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ छोटा छोटा। अब क्या होता है जब हमारी लड़ाई होनी शुरू होती है ना, अब मैं आपको क्लास का एग्जांपल देता हूँ। एक सरकारी स्कूल के बच्चे, पता ही है सभी सरकारी स्कूल से लगभग कुछ बच्चे होंगे जो प्राइवेट के भी होंगे, है ना। लेकिन मैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की बात करता हूँ। क्या होता है कभी कभी लड़ाई होती है ना, क्या करते हैं, कॉल किया, हाँ भाई लड़ाई होगी पहुंच जा, है ना। जिसे आपकी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बंदे बुलाना। हाँ भाई ये बंदा आ जाओ, लड़ाई हो चुकी है मेरी, है ना। तो ऐसे ही जब बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं, उन्हें भी कुछ अपने चेलों की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे देशों की जरूरत पड़ेगी जो मदद, मतलब जरूरत आने पर मदद करें। तो ऐसे ही कुछ ग्रुप बनने शुरू हुए। अमेरिका ने अपने 3 ग्रुप बना डाले। कितने, 3। पहला नाटो को बनाया उसने 1949। नाटो की फुल फॉर्म थी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा उन्होंने बनाया सिएटो और तीसरा बना दिया सेंटो। ये बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स थे, ठीक है, तो इतने ज़्यादा महत्वपूर्ण ये नहीं है। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी के जवाब में अब मान लो एक बंदे की लड़ाई, 2 बंदों की लड़ाई, एक बंदा अपने बुला लाया, अपने गुंडे बुला लाया, तो दूसरा भी शांत नहीं बैठेगा, दूसरा भी अपना ग्रुप तैयार करेगा। तो सोवियत संघ ने भी अपना ग्रुप तैयार किया। ये किसका ग्रुप था, यूएसए का। अब यूएसएसआर ने भी अपना ग्रुप तैयार किया और उसे क्या नाम दिया, वार्सा पैक्ट। अब इसकी कोई फुल फॉर्म नहीं है, वार्सा पैक्ट इसलिए कहा गया है क्योंकि ये पोलैंड की राजधानी वार्सा में ही हुआ था। क्लियर, अब यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा चैप्टर, है ना। तो अब जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे के टॉपिक्स क्या आते हैं हमारे। आगे के टॉपिक्स इधर से 2 क्वेश्चन आया करते थे, वो मैं खैर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, बस क्वेश्चन बता देता हूँ कि बड़ी महाशक्तियाँ छोटी महाशक्तियों के साथ क्यों रहना चाहती थी और छोटी महाशक्तियाँ बड़ी महाशक्तियों के साथ क्यों रहना चाहती थी। अब ये कोई क्वेश्चन आने वाला तो नहीं है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस भी नहीं करूँगा। वैसे मेरे को ये चैप्टर भी ओनली पढ़ाने के लिए, ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा, ये आपके पेपर में नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो को देख लोगे ना आप, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट कि हाँ जी आखिर पूरी बुक में क्या होने वाला है। तो अब मैं इसके बाद बताता हूँ NAM, नेम, गुट निरपेक्ष आंदोलन। क्या नाम है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। नॉन अलाइन मूवमेंट,
नॉन अलाइन मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का मतलब है बच्चों यहाँ पे कि अब देखो भारत आजाद हुआ, कब हुआ? 1947। अब उसी टाइम पे ये ग्रुप्स बन रहे थे। अच्छा, अब अगर भारत किसी भी ग्रुप में शामिल हो जाता, किसी भी एक खेमे में, चाहे वो पूर्वी हो चाहे पश्चिमी हो, अच्छा पूर्वी खेमा, पूर्वी गुट या पूर्वी गठबंधन हमेशा सोवियत संघ को शो करेगा, और पश्चिमी गुट, पश्चिमी खेमा, ये पश्चिमी गठबंधन हमेशा अमेरिका को शो करेगा। अगर भारत पूर्वी या पश्चिमी किसी में भी सेट हो जाता तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती कि भारत दोबारा से अपनी आजादी को खो देता। भारत दोबारा से उसी के इशारों पर चलता, जैसा वो बोलता उसे वैसा करना पड़ता, जिससे कि भारत एक संप्रभु गणराज्य ना बन पाता, जो कि हमारे संविधान में साफ साफ